में हमने पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट किया था। पार्टनरशिप में हमने डिसोल्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स के दो मेथड, फर्स्ट पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड मैक्सिमम लॉस मेथड से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था। ठीक है साहब, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसके बाद पार्टनरशिप में एक टॉपिक बचता है बेटा, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पर्पस, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से इतना रेलिवेंट नहीं है, तो हम उसको एज ए थोड़ा सा स्किप करने वाला करके चलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये एक पहला टॉपिक है जो मैं आपको स्किप करने के लिए कह रहा हूं कि ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक पे हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और पूछा भी जाता है तो ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज होती है, क्योंकि जब आप फाइनल में आओगे तो आप इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ोगे, नॉट फॉर द पार्टनरशिप, आप कंपनी के अमालगमेशन के लिए चीजें पढ़ोगे और वो आपके लिए रेलिवेंट होती है। डन। चलिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का बेटा पुराना नाम था फिक्स्ड असेट, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, लेकिन अब इस स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दिया है, और रिवाइज करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम कर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जो हमारा नया स्टैंडर्ड है, उस नए स्टैंडर्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, उसका नाम चेंज करके कर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन, क्लियर। तो पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट, अब इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, क्लियर है। चलिए, तो देखिए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या था, फिक्स असेट का मतलब क्या होता है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, आपके पास कोई प्लांट पड़ा है, या आपके पास कोई इक्विपमेंट रखा है, तो वो आपकी क्या होता है, फिक्स असेट होता है। वैसे ही ये भी आपकी क्या है, फिक्स्ड असेट ही है, बस उसको थोड़ा इलेबरेट करके डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब फिक्स असेट होता था तो एक स्टैंडर्ड और होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिसिएशन। जैसे ही इस स्टैंडर्ड को रिवाइज किया, डेप्रिसिएशन के स्टैंडर्ड को भी हटा दिया और इसको इसी में मर्ज कर दिया। इसको इसी में क्या कर दिया बेटा, मर्ज कर दिया। मर्ज करने का मतलब अब डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, अब डेप्रिसिएशन का कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, डेप्रिसिएशन इसी में क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। यस सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बात आती है कि साहब हमने ये कहा कि इस एएस का मीनिंग क्या होता है, ये एएस किस पे अप्लाई होता है, तो चलिए हम समझते हैं। दिस स्टैंडर्ड
दिस स्टैंडर्ड applies on property, plant and equipment. This standard applies on property, plant and equipment except bearer plant. बेटा डेफिनेशन क्या है? दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है? प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, प्लांट पे अप्लाई होता है, इक्विपमेंट पे अप्लाई होता है. बट एक्सेप्ट बायोलॉजिकल असेट. इसको करेक्ट करें थोड़ा सा. एक्सेप्ट बायोलॉजिकल असेट एक्सेप्ट bearer plant. एक्सेप्ट बायोलॉजिकल असेट एक्सेप्ट bearer plant. तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, प्लांट पे अप्लाई होता है, इक्विपमेंट पे अप्लाई होता है. बट बायोलॉजिकल असेट पे अप्लाई नहीं होता. लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का अगर दोबारा एक्सेप्शन आए तो वो क्या होता है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन होता है, मतलब उस पे अप्लाई होता है. तो सिंपल सी बात, प्रॉपर्टी का मतलब आप सब समझते हैं. प्रॉपर्टी का मतलब मेरे पास कोई लैंड है, मेरे पास कोई बिल्डिंग है, मेरे पास कोई फार्म हाउस है, ये सारी मेरी क्या है? प्रॉपर्टी. दैट इज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. प्लांट, प्लांट का मतलब मेरा कारखाना, मेरी मशीनें, वो सारी चीजें. मेरे इक्विपमेंट्स, मतलब अगर आप इन तीनों वर्ड को समझो तो इन तीनों वर्ड में सारी एसेट आ गई जिनके बारे में आप सोच समझ सकते हो. ठीक है. लेकिन बायोलॉजिकल एसेट, अब मीनिंग ये आता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल असेट. ये बायोलॉजिकल असेट क्या होती है? मीनिंग है कि बायोलॉजिकल असेट, तो बायोलॉजिकल असेट का मीनिंग है बेटा लिविंग एनिमल एंड प्लांट. आपने अपने बचपन में जब स्कूल में साइंस होता था 10th क्लास तक, तब आपने पढ़ा है कि प्लांट्स भी इंसान की तरह ही जीते हैं, वो भी ब्रीदिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं. एनिमल, अपन भी एनिमल में ही आते हैं. इंसान भी एनिमल की कैटेगरी में ही होता है, चाहे वो इंसान बोल दो, चाहे वो लॉयन बोल दो, चाहे वो माउस बोल दो, वो सारे क्या है? एनिमल्स हैं. तो लिविंग एनिमल और प्लांट पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है. लेकिन एक्सेप्ट बियरर प्लांट, बियरर प्लांट पे अप्लाई होता है. तो अब हमें चाहिए बियरर प्लांट की डेफिनेशन. व्हाट इज बियरर प्लांट? तो बियरर प्लांट क्या होता है? ध्यान से समझना बेटा. ऐसा ही कोई प्लांट हो सकता है. तो हमने कहा कि वो वाला प्लांट, प्लांट का मतलब देखो बेटा, प्लांट दो तरीके का होता है. एक तो होता है पेड़,
एक तो होता है पेड़ और एक होती है झाड़ी, जिसे अपन कहते हैं कि फसल बोल दो, फसल। जैसे अपन वीट लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, चना लगाते हैं, ये सारी फसल कैसी है? ये सारी फसल ऐसी है जिन्हें आप हर साल उगाते हो और प्रोडक्ट लगने के बाद काट लेते हो, ऐसा ही करते हो। जितनी भी फसल लगती है उन सारी फसल को आप प्रोडक्ट लगने के बाद काट लेते हो। एक साल के विद इन 1 ईयर ये फसल खत्म हो जाती है, ऐसा ही होता है। लेकिन लेकिन अगर हम बोले कि साहब एक ऑरेंज का पेड़ है या एक आम का पेड़ है, या फिर हम बोले कि एक जामुन का पेड़ है, तो ये सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे हर साल प्रोडक्ट लगता है और आप पेड़ को नहीं काटते हो, आप उसका प्रोडक्ट हर साल अपने बिजनेस के लिए ले लेते हो, जिनका बिजनेस होता है इस चीज का। यस और नॉट? तो दोनों चीजों का फर्क समझ गए कि एक तो होती है फसल जो एक साल से कम समय में या एक साल पे उसको काट लिया जाता है, बस वो फसल उगाई, आपने उस फसल के पौधे के समेत उसको काट दिया। ऐसा नहीं है कि गेहूं जब काटते तो उसमें दोबारा गेहूं लग जाता है, आप उसे दोबारा हटा देते, फिर आपको गेहूं लगाने के लिए दोबारा गेहूं की कल्टीवेशन करनी पड़ती है। क्लियर? लेकिन ये पेड़ एक साल एक बार लगाने के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हमें प्रोडक्ट देता रहता है। समझ गए? तो ये कहलाता है बियरर प्लांट, ये कहलाता है बियरर प्लांट। समझ गए? समझ गए बियरर प्लांट का मीनिंग? यस सर। तो देखो बियरर प्लांट में आप क्या लिखेंगे? बियरर प्लांट में लिखेंगे बियरर प्लांट इज प्लांट which gives produce for more than 1 year otherwise by way of scrap, otherwise by way of scrap। ध्यान से समझो कि बियरर प्लांट जो है, बियरर प्लांट वो वाला प्लांट होता है जो आपको प्रोड्यूस देता है। प्रोड्यूस मतलब कोई ना कोई फल देता है या और कोई प्रोडक्ट देता है। फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए देता है, लेकिन अदरवाइज बाय वे ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब स्क्रैप हिमसेल्फ, ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्रैप। ये लो सर, मतलब ऐसा नहीं है कि उस पेड़ को काटने के बाद, जैसे मैं कहता हूं कि साहब आज एक शीशम का पेड़ है या फिर एक खेजड़ी का पेड़ है जो लकड़ी देते हैं, जो हमें टिम्बर देते हैं। वो पेड़ ऐसे होते हैं कि आप उन पेड़ को लगाते हो, एक टाइम के बाद आप उन पेड़ को काट लेते हो और उनको काट के उससे जो लकड़ी मिलती है उससे फर्नीचर बना देते हो। वो पेड़ भी तो हमें प्रोड्यूस दे रहे हैं, एक साल से ज्यादा तक के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो पेड़ ऐसे होते हैं बेटा, वो पेड़ ऐसे होते हैं कि जिस दिन हमने उन्हें काटा वो स्क्रैप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आम के पेड़ से आप आम तोड़ लेते हो तो उस पे अगले साल दोबारा आम लग जाएगी, तो वो प्लांट कहलाता है बियरर प्लांट। फॉर एग्जाम्पल
आम ट्री, ऑरेंज ट्री, जामुन ट्री एक्सेट्रा। क्लियर? इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। किन किन को बियरर प्लांट नहीं माना जाता? एग्रीकल्चर क्रॉप, जो फसल हम लगाते हैं, क्योंकि फसल को हम काट लेते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप। प्लांट gives produce as scrap, जो प्लांट प्रोड्यूस देते हैं एज ए स्क्रैप। डन? समझ गए? तो इनको बियरर प्लांट नहीं माना जाता है। तो आप समझ गए कि ये AS10 है। बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं AS10 किस पे अप्लाई होता है। तो बोलता है AS10 हर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, प्लांट पे अप्लाई होगा, इक्विपमेंट पे अप्लाई होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। एक्सेप्ट बायोलॉजिकल असेट, मतलब पेड़ पौधों पे और पशु पक्षियों पे लागू नहीं होगा, लेकिन बियरर प्लांट पे लागू होगा। तो बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट होता है वो पेड़ पौधे जो 1 साल से ज्यादा तक हमें कोई प्रोड्यूस देते हैं, और वो प्रोड्यूस उसको स्क्रैप करके नहीं मिलता है, एज ए प्रोड्यूस मिलता है, जो हमें ईयर बाय ईयर मिलता रहेगा। डन? समझ गए? एकता? यस सर। चलिए, अब बात आती है आपको पता चल गया साहब ये फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट को या इक्विपमेंट है, आप उनको अपने बुक्स में कैसे वैल्यू करोगे? तो हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में? चलिए, तो इसमें 2 तरह की कॉस्ट होती है बेटा। एक तो होती है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट कौन कौन सी होती है? तो इनिशियल कॉस्ट में हम बोलते हैं कि साहब अगर आपने परचेज कॉस्ट, इफ परचेज, अगर आपने प्लांट को परचेज किया है तो उसकी परचेज कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस directly related to bring the property, plant and equipment in working
कंडीशन। तो हम कहते हैं साहब कि परचेज कॉस्ट आएगी आएगी, परचेज कॉस्ट के बाद वो सारे खर्चे जो उस प्लांट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए लग रहे हैं, जैसे खरीदने के बाद हमारी शॉप तक लाने का किराया, उसका इंस्टॉलेशन, आज तक आप यही करते करते हो, इन सारे खर्चों को आप फिक्स एसेट में ऐड करते हो। यहाँ पे भी यही बातें बोली गई है कि वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चों को असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। डन। ये तो हो गया आपने परचेज किया हो। और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस and plus any other expense for bringing the asset to working condition। ये लो सर। तो हमने कहा कि ये तो तब था जब आपने बनाया था, ये कब आएगा जब इफ कंस्ट्रक्ट, आप खुद ही बना रहे हो असेट, तो आप अगर असेट खुद ही बना रहे हो तो जितना मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, एक्सपेंस लगा है, उसके अलावा अगर कोई खर्चा डायरेक्टली लगा है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तो वो सारे खर्चे भी जोड़ दिए जाएंगे। इस वैल्यू पे असेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्लियर? ये तो था इनिशियली, ये तो था इनिशियल कॉस्ट। क्लियर है ये सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियल कॉस्ट के बाद आता है वेट करें एक सेकेंड। इनिशियल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो बेटा इनिशियल कॉस्ट दी आपने एसेट परचेज कर ली, उसके बाद आपने कभी कोई कॉस्ट लगाई है तो क्या वो कॉस्ट असेट की वैल्यू में ऐड की जाएगी या वो कॉस्ट असेट की वैल्यू में ऐड नहीं की जाएगी, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो हमने कहा एनी कॉस्ट आफ्टर इनिशियल any cost after initial recognition
initial cost, any cost after initial recognition will be added to cost of property, plant and equipment if such cost will increase the original capacity of asset। जैसे मान लो मेरे पास एक फोटोकॉपी मशीन है, पहले उसमें से आप कहते हो कि जब हम उसको नई नई खरीदे थे तो उसमें से 1 घंटे में 100 फोटोकॉपीज हो सकती थी, तो आप उसकी सर्विस करा लेते, सर्विस करवाने के बाद वापस 100 फोटोकॉपी निकलने लग जाती है। लेकिन मान लीजिए आपने उसमें एक एक्स्ट्रा रोलर लगवा दिया और उसकी वजह से आपकी 150 फोटोकॉपी निकलने लग गई, तो वो जो 50 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा निकल रही है, क्या वो एक्स्ट्रा वाली फोटोकॉपी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब आप उसे असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि उससे असेट की ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ जाती है। और मान लीजिए आप सर्विस करवाते हैं, सर्विस करवाने से भी कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जब आपने सर्विस करवाने के लिए दिया था तब 30 फोटोकॉपी निकलती थी, सर्विस होके वापस आया तो 90 निकलने लग गई, लेकिन क्या ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ी है? क्या नहीं, क्योंकि एक तरह से हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम रिपेयर कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी असेट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए था। डन, समझ गए? अब इस जो आपने ये मेन पॉइंट लगाया था यहां पे लिख दीजिए इनिशियल। ये मेन पॉइंट जो आपने लिखा था यहां पे लिख दीजिए इनिशियल। ये काम तो आपको तभी करना है जब आप किसी असेट को परचेज कर रहे हो या फिर आप असेट बना रहे हो, मतलब पहली बार जब आपने रिकॉर्ड किया है तब आपने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया। ओके, चलिए अब एक चीज बताइए, अब आप हर साल क्या करोगे? अब आप हर साल क्या करोगे? जब हमारे पास कोई फिक्स असेट आती है तो हम हर साल क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं, उस असेट पे हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं। यही हम हमेशा से करते करते आ रहे। लेकिन अब ये कहता है बेटा कि रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सब्सिक्वेंट, मतलब बाद में कैसे करोगे? तो पहले तो केवल एक ही मॉडल होता था, अब ये कहते हैं पहला मॉडल दैट इज सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल क्या कहता था? इनिशियल रिकॉग्निशन, जिस वैल्यू पे आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, माइनस डेप्रिसिएशन
एक आइटम और माइनस होता है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में आप जाके पढ़ेंगे, इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। तो इन दोनों चीजों को माइनस करके हम क्या निकाल लेते हैं, WDV ऑफ द असेट, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम WDV पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। मतलब अभी तक आपने केवल डेप्रिसिएशन पढ़ा है, इसलिए आपके पास क्वेश्चंस में भी केवल डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, WDV पे रिकॉर्ड करते जाओ, डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, WDV पे रिकॉर्ड। इंपेयरमेंट लॉस हमेशा नहीं होता है, इफ एनी, ये कभी कभार होता है। तो अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं होता, नहीं होता तो हम कभी इंपेयरमेंट लॉस को लिखते ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है इंपेयरमेंट लॉस को। डन। तो एक तरीका तो ये होता है, ये वो तरीका है जो हम हमेशा से ट्रेडिशनली फॉलो करते करते चल रहे हैं। क्लियर। चलिए दूसरा तरीका, अब इसमें एक नोट और लिख दो, डेप्रिसिएशन should be charged on suitable method। सुटेबल मेथड, वो सुटेबल मेथड कौन कौन से हैं, WDV, SLM एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक है। WDV, SLM एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। डन। यहां तक का क्लियर है क्या। हटा दूं, ये वाला हटा दूं। सेकंड मॉडल है रीवैल्यूएशन मॉडल। ये कहता है, इन दिस मॉडल asset should be recorded as revalued amount। रीवैल्यूड अमाउंट दैट इज फेयर वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। revaluation can be done at the end of each year। हर साल के एंड में रीवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। इट मे बी
2 times a year or 1 time in 2 or 3 years as per nature of asset if evidence अवेलेबल। इस लाइन का मतलब क्या है? तो ये कहता है कि जनरली जो रीवैल्यूएशन होता है वो साल में एक बार किया जाता है, साल के लास्ट वाले दिन, बट कई बार ये एक साल में 2 बार भी किया जा सकता है और कई बार ये 2-3 साल में एक बार भी किया जा सकता है। वो नेचर होता है उस एसेट का। मान लीजिए कोई एसेट ऐसी है जिसकी वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो आप उसे साल में 2 बार रीवैल्यू कर लीजिए। कोई एसेट ऐसी होती है जिसकी वैल्यू में चेंज होता ही नहीं है, तो आप उसे 2-3 साल में एक बार तो रीवैल्यू कर लीजिए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसके नेचर का स्पेसिफिक एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। एक क्लास और लगेगी हमें अकाउंटिंग स्ट्रीट 10 में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉरी